गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे ही हो। आज हम 12th ज्योग्राफी का 3rd लेसन का फर्स्ट पार्ट करेंगे। तो हमारा जो लेसन है उसका नाम है जनसंख्या संगठन। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है जनसंख्या संयोजन। तो इसमें ये है कि जनसंख्या संयोजन हम पहले ये पढ़ेंगे कि जनसंख्या संयोजन कहते किसे हैं। तो जनसंख्या संयोजन का मतलब होता है कि जनसंख्या संयोजन वे तत्व या पक्ष जिनसे किसी देश की जनसंख्या की संरचना की जाती है या फिर जनसंख्या की संरचना होती है, वो जनसंख्या संयोजन कहलाते हैं। जो जनसंख्या संयोजन है उसको 2 पार्ट्सों में डिवाइड कर रखा है। जो जनसंख्या संयोजन है उसको 2 पार्ट्सों में डिवाइड कर रखा है। पहला है हमारी क्रियाशील जनसंख्या और दूसरी है हमारी आश्रित जनसंख्या। जो ये संयोजन है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्रियाशील जनसंख्या और आश्रित जनसंख्या। जो क्रियाशील जनसंख्या वे होती है जो किसी न किसी कार्य में लगी हुई होती है या फिर ये कहें किसी न किसी रोजगार में लगी हुई होती है। और जो आश्रित जनसंख्या वे होती है जो अपनी मतलब ज़रूरतों के लिए दूसरे पर डिपेंड होती है। ये जो क्रियाशील जनसंख्या में वो हमारे जो युवा वर्ग है वो आते हैं और जो आश्रित जनसंख्या में बच्चे और बूढ़े आते हैं। जैसे बच्चों की जो शिक्षा वगैरह हो गई या फिर उनका खर्चा है वो दूसरों पे डिपेंड करता है, अपने माँ बाप पे डिपेंड रहते हैं वो। और जो और जो दूसरा इसमें भाग बोलेंगे जो वृद्ध लोग होते हैं वो भी अपने बेटों पर ही निर्भर करते हैं। आगे जो 60 से उन कवर जो 60 को कवर कर लेते हैं वो भी दूसरे पे आश्रित हो जाते हैं। तो हमारे जनसंख्या नियोजन को 2 पार्टों में डिवाइड कर रखा है, क्रियाशील जनसंख्या और आश्रित जनसंख्या। क्रियाशील में जो होते हैं जो किसी न किसी रोजगार में लगे हुए होते हैं। आश्रित जनसंख्या में उन लोगों को लिया गया है जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। अगला है हमारा आयु संरचनाओं। जो हमारे जैसे हमारी जनसंख्या संयोजन है तो दूसरी है आयु संरचना। आयु संयोजन में हम क्या करते हैं कि जो आयु संयोजन होता है उसके अंदर आयु को जिस प्रकार से जनसंख्या को मतलब जो आयु है उसको प्रभावित या फिर मतलब कैसे हमारी संरचना को आयु प्रभावित करती है। जो आयु संरचना को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो इनको भी 3 पार्टों में डिवाइड कर रखा है। एक है जन्म, मृत्यु और प्रवास। जैसे जन्म दर अधिक होगी तो भी वो आयु में ही इंक्लूड होगी कि भाई बच्चे ज़्यादा हैं या फिर बूढ़े ज़्यादा है या फिर जो हमारे युवा वर्ग है वो ज़्यादा है, तो वो सारी आयु में डिवाइड करेंगे। मृत्यु है भी ऐसे ही, और जो प्रवास है उसको भी ये सारे जो कारक है वो सारे आयु संरचना को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब आते हैं हमारी आयु वर्ग की विशेषता कि आयु वर्ग की कौन कौन सी विशेषताएं होती है। तो इस प्रकार आयु वर्ग को हम 3 भागों में जो इसकी विशेषताएं हैं उनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है बाल आयु वर्ग, बाल आयु वर्ग। सेकंड है प्रौढ़ आयु वर्ग और हमारा 3rd पार्ट है इसका वृद्ध आयु वर्ग। जो ये फर्स्ट है बाल आयु वर्ग, इसके अंदर जो आयु है जो एज है वो 1 वर्ष से 15 वर्ष मतलब जो बाल आयु, इसके नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा। बाल आयु मतलब जो बच्चे होते हैं ना हमारे 1 से 15 साल तक के बीच के जो बच्चे होते हैं वो सारे बाल आयु वर्ग में आते हैं। कि जो अपनी शिक्षा वगैरह है वो सारे जो भी अपने मतलब जितना भी उनका जो पालन पोषण है या फिर वो अपना खुद नहीं कर सकते, वो अपने माँ बाप पे डिपेंड रहते हैं। जो हमारी दूसरी जो आयु वर्ग की जो पॉइंट है वो है प्रौढ़ आयु वर्ग। जो प्रौढ़ में हमारे आते हैं युवा वर्ग जो मतलब मतलब खुद कमाने लग जाते हैं, वो दूसरों पर आश्रित नहीं रहते हैं। अब तो वो आते हैं, इसमें हमारी बताई गई है जो 15 से 60 के बीच की जो आयु है जो वर्ष है वो सारे प्रौढ़ आयु वर्ग में होते हैं। और जो हमारी ये प्रौढ़ आयु वर्ग है ये जो बाल आयु वर्ग है उसका और जो वृद्ध आयु वर्ग है उसका पालन पोषण करता है, ये इन दोनों को सहारा देता है। अगला हमारा इसका पॉइंट है वृद्ध आयु वर्ग। जो वृद्ध आयु वर्ग है उसमें जो आयु का जो मतलब आयु ली गई है व्यक्ति की वो है 60 या फिर 60 से ऊपर
जिससे वो मतलब वृद्ध आयु वर्ग, तो आप समझ ही रहे होंगे, वृद्ध मतलब बूढ़ा हो गया है, कि जब 60 से ऊपर की आयु हो जाती है तो वो बूढ़ा हो जाता है। तो मतलब आयु इसमें ये वो व्यक्ति ले जाते हैं जो बूढ़े हो जाते हैं, जो मतलब खुद कमाने के योग्य नहीं रहते, वो दूसरों पे डिपेंड हो जाते हैं। तो ये सारी हमारी जो आयु वर्ग है उसकी विशेषताएं बताई हैं। हमारी 3 विशेषता है, बाल्य आयु वर्ग, प्रौढ़ आयु वर्ग और वृद्ध आयु वर्ग। जो हमारा प्रौढ़ आयु वर्ग है वो हमारे जो दोनों ये मतलब और 2 पार्ट हैं इसके, जो फर्स्ट और थर्ड है उसी को ये उसका पालन पोषण करता है हमारा। तो हमारा अगला हमारा पॉइंट है लिंग संयोजन। तो ये पहले ये कहेंगे कि लिंग संयोजन होता क्या है। तो लिंग संयोजन मतलब प्रति 1000 पुरुष के पीछे जितनी महिलाएं जन्म लेती है उसे लिंग अनुपात, मतलब लिंग संयोजन को पढ़ने से पहले हम लिंग अनुपात पढ़ते हैं कि लिंग अनुपात क्या होता है। कि जो लिंग अनुपात है वो प्रति 1000 जो पुरुष होते हैं उसके पीछे जन्म लेने वाली जो स्त्रियां होती है उनकी संख्या कितनी होती है, तो उनके अनुपात को लिंग अनुपात कहते हैं। तो जो लिंग संयोजन को हम जो इसका फॉर्मूला है जो लिंग अनुपात निकाल सकते हैं वो ये है कि जो स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुणा में 1000, कि 1000 पुरुषों के मतलब जैसे 1000 पुरुष हुए हैं तो उनके 1000 बच्चे हुए हैं, वो सारे लड़के हैं, तो उनके लड़कियां कितनी जन्म ली है उस टाइम में, जितने टाइम में लड़कों ने जन्म लिया है। तो इस प्रकार से हम अपना जो लिंग अनुपात है वो निकाल सकते हैं। अगला है हमारा कि जो लिंग अनुपात है उसको प्रभावित मतलब कौन कौन से कारण है जो लिंग अनुपात को प्रभावित करते हैं, कि जिससे लड़कियों की संख्या अधिक होती है लड़कों की कम होती है। तो कौन कौन से कारण हैं जो इसको प्रभावित करते हैं, जो लिंग अनुपात को के जो उतार चढ़ाव है उसमें अपने योगदान देते हैं। तो पहला है प्रवास, दूसरा है विवाह, तीसरा है हमारा स्त्री पुरुष की जन्म दर और चौथा है स्त्री पुरुष की मृत्यु दर। जैसे प्रवास हो गया, अब हमारा लिंग अनुपात में प्रवास का बहुत अधिक महत्व होता है। अब जैसे प्रवास है जो लड़के होते हैं या फिर हम बोलेंगे वो रोजगार के लिए या अपनी शिक्षा के लिए दूसरे शहरों में या बड़े नगरों में गाँवों से दूसरे शहरों में चले जाते हैं पढ़ाई के लिए या फिर रोजगार के लिए। तो वहाँ गांव का जनसंख्या तो कम हो जाती है, लेकिन जो शहरों में जाते हैं तो वहाँ का लिंग अनुपात पर वो लोग अपना प्रभाव डालते हैं। दूसरा है विवाह। विवाह एक मतलब लड़की होती है वो विवाह के पश्चात अपने ससुराल चले जाते हैं, तो विवाह से भी लिंग अनुपात में काफ़ी उतार चढ़ाव आता है। अगला है हमारा जो स्त्री पुरुष की जन्म दर में अंतर। जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उनमें जो अंतर होता है जन्म दर का वो भी लिंग अनुपात को बहुत अधिक प्रभावित करता है। कि जैसे स्वास्थ्य बच्चों ने जन्म लिया है तो वो लड़के ज़्यादा हैं तो उसका लिंग अनुपात लड़कों के फेवर में होगा। अगर लड़कियों ने ज़्यादा जन्म लिया है तो उसका लिंग अनुपात है वो लड़कियों के फेवर में होता है। अगला है हमारा स्त्री पुरुष की मृत्यु दर में अंतर। जब मतलब लिंग अनुपात को प्रभावित करता है कि जो कितने लोग मरे हैं, लड़की ज़्यादा मरेंगे तो लड़कियों का अनुपात ऑटोमेटिकली घट जाता है, और अगर लड़के ज़्यादा मरते हैं तो लड़कों का अनुपात मतलब जो लड़के हैं उसकी संख्या में गिरावट आ जाती है। तो ये सारे हो गए हमारे लिंग अनुपात को प्रभावित करने वाले कारक। अगला हमारा पॉइंट है जो ग्रामीण नगर संयोजन। तो ये ग्रामीण नगर संयोजन होता क्या है। जो ग्रामीण नगर संयोजन है तो ग्रामीण संयोजन होता है, एक होता है नगर संयोजन, जिनको हम ग्रामीण नगर संयोजन बोलते हैं। तो जो ग्रामीण संयोजन होता है उसमें हमारा जो गांव अभी मतलब जो गांव है उसके बारे में बताया जाता, उसको इंक्लूड किया जाता है इसमें। और जो नगर संयोजन है उसमें नगरों को या फिर शहरों को इंक्लूड किया जाता है। नगर जो हमारे ग्रामीण होते हैं उसके अंदर जो लोग हैं वो ज़्यादातर कृषि वगैरह करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं, जो हमारे पशुपालन हो गया, ये सारे खेती बाड़ी का काम करते हैं और यहीं पर गाँव में ही रहते हैं। साधारण बोलचाल का प्रयोग करते हैं। जो हमारी शिक्षा है वो भी ज़्यादा हाई क्वालिटी की नहीं होती है, बस ये लगा लो कि मीडियम क्वालिटी की ही गाँव में
शिक्षा प्राप्त करते हैं। लेकिन जो नगर संयोजन है उसके अंदर जो नगरों में जो फैसिलिटी होती है वो गाँवों की अपेक्षा, ग्रामीणों की अपेक्षा ज़्यादा होती है। वहाँ पे जो हमारे ये बोलेंगे कि जो आवागमन के साधन है, जो ट्रैवलर्स हैं, वो भी नगरों मतलब जो ग्राम है उनकी अपेक्षा अधिक होते हैं। दूसरा है कि जो नगरों की जो लोग होते हैं वो काफ़ी सभ्य होते हैं, गाँवों की अपेक्षा वो शिक्षित होते हैं, रोजगार वो अलग अलग व्यवसाय में लगे हुए होते हैं। अगली है हमारी जो ग्रामीण जनसंख्या है, उसमें जो लोग हैं वो भाईचारे की भावना देखने को मिलती है, संयुक्त परिवार में रहते हैं। लेकिन जो नगरीय जनसंख्या है या फिर शहरों में जो लोग रहते हैं वो मतलब एकल परिवार रहते हैं, हस्बैंड वाइफ और उसके बच्चे ही, और वो आपस में इतनी जो मेल मिलाप है वो नहीं हो पाता है शहरों में, क्योंकि कोई कहीं से आके बसा हुआ होता है, कोई कहीं से आके बसा हुआ होता है। तो नगरों जो शहर होते हैं उनमें मेल मिलाप नहीं होता है, वो केवल संबंधों को मतलब ऊपरी तौर पे ही निभाते हैं कि हाँ भाई ये आस पड़ोस के हैं। लेकिन जो गाँव में हमारे संबंध होते हैं वो काफ़ी गहरे होते हैं। तो आज की हमने क्लास में यही पढ़ा है बच्चों कि जो जनसंख्या संयोजन किसे कहते हैं, ये वे जनसंख्या संयोजन वे पक्ष या तत्व जिनसे किसी देश की जनसंख्या की संरचना होती है। तो हमारी जो जनसंख्या संयोजन है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, क्रियाशील जनसंख्या और आश्रित जनसंख्या। क्रियाशील जनसंख्या में जो मतलब लोग हैं वो क्रियाशील होते हैं, किसी न किसी रोजगार में लगे हुए होते हैं। जो आश्रित जनसंख्या है वो दूसरों पर आश्रित रहती है। और जो ये हमारी जो आयु संरचना है उसको भी 3 पार्ट्सों में मतलब जो आयु संरचना है उसको प्रभावित करने वाले 3 कारक होते हैं, जन्म, मृत्यु और प्रवास। ये तीनों अलग अलग अपने इफेक्ट डालते हैं आयु संरचना पर। जो आयु संरचना की विशेषता इसमें बताई है वो 3 बताई है, एक बाल आयु वर्ग और दूसरा है प्रौढ़ आयु वर्ग और तीसरा है हमारा जो वृद्ध आयु वर्ग। ये इसका भी बारे में हम बता चुके हैं कि जो बाल आयु वर्ग है उसमें बच्चे आते हैं जो 15 साल तक की ही एज के होते हैं। जो प्रौढ़ है उसके अंदर युवा वर्ग आते हैं, 15 से 60 वर्ष के बीच में होते हैं वो आते हैं। और जो हमारी वृद्ध आयु वर्ग है उसके अंदर जो 60 या 60 से ऊपर जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं वो इसमें लिए गए हैं। अगला है हमारा लिंग संयोजन। मैंने लिंग संयोजन पढ़ा है हमने, जो लिंग अनुपात हम निकालते हैं स्त्रियों की जनसंख्या बटे पुरुषों की जनसंख्या गुना में 1000। तो जितने भी हमारे मतलब ये है कि 1000 अगर बच्चे पैदा हुए हैं तो उनमें लड़के मतलब 1000 लड़के हैं तो उनमें लड़कियों ने कितनी जन्म लिया। तो इस प्रकार से हम लिंग अनुपात निकालते हैं। अब ये बोला गया है कि लिंग अनुपात को प्रभावित मतलब कौन कौन से कारण हैं जो लिंग अनुपात को प्रभावित करते हैं। तो इसके भी कुछ अलग अलग कारण बताए गए हैं। फर्स्ट कारण बताया है प्रवास, फिर है विवाह, फिर स्त्री और पुरुषों की जो जन्म दर है वो, और अगला है जो स्त्री पुरुष की मृत्यु दर है वो। अगला हमारा इसमें पॉइंट है कि जो ग्रामीण और नगरीय संयोजन है वो क्या क्या है। जो गाँव के लोगों में गाँव में बसे हुए हैं उनको ग्रामीण जनसंख्या या ग्रामीण संयोजन बोलते हैं, और जो नगरों में लोग बसे हुए होते हैं उनको नगर संयोजन कहते हैं। जो गाँव की जो विशेषता बताई है वो बताई है कि वो लोग कृषि बाड़ी में लगे हुए होते हैं अधिकतर लोग, लेकिन जो शहरों के लोग हैं वो अपने अपने व्यवसाय में लगे हुए होते हैं। तो आज हमने ये संयोजन के बारे में पढ़ा, अगली क्लास में हम इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है।